चलिए बेटा, तो बीट्स, तो टाइटल नंबर 15.7 स्टेट बोर्ड का आखिरी बट एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट है ना, बीट्स। अब सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे जाते हैं हम लोग। पहला ये फॉर्मेट आएगा, पहले ये सवाल आएगा कि व्हाट इज बीट। है ना, when two waves of slightly different frequencies, दो वेव्स है ना जिनकी फ्रीक्वेंसी मामूली सी अलग है, traveling along same path, with same speed in the same direction में when पहले आ गया ना डायरेक्शन, superimpose each other, the resultant wave formed is called as beat। तो जब रिजल्टेंट वेव तैयार होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। अब इसको डायग्रामेटिकली एक समझाया गया है। मान लो कि हमारे पास एक वेव है जिसका टाइम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम बता रहे हैं। इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मान लो +1.0 -1.0 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर्स। और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बता रहा हूं मैं। है ना, तो ये एक वेव है, साउंड वेव हो सकती है, लाइट वेव हो सकती है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की वेव है। ये एक वेव है और बिल्कुल इसी की तरह की, मतलब एम्पलीट्यूड वही रहेगा +1.0 -1.0, बस थोड़ी सी उसकी फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी। बहुत ज़्यादा नहीं फर्क करना है, थोड़ा सा ही फर्क करना है। अरे बाबा, ठीक है, जान समझ में आने वाली बात है वो। ओके, तो देखो इस तरह से ये ऊपर और नीचे इक्वल होना चाहिए था। ये नीचे का पार्ट छोटा हो गया, ऊपर का पार्ट बड़ा हो गया, मगर लॉजिकली आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो देखो आपको नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ इतने हिस्से में, इतने टाइम में कितनी सारी वेव है, 1 2 3 4 5 6। और तुमको नहीं लगता यहाँ उसके मुकाबले थोड़े ज़्यादा है कि नहीं? तो बता, एक मतलब टी टाइम में यहाँ पर 6 वेव्स निकल रही थी और यहाँ टी टाइम में 6 वेव्स से ज़्यादा वेव्स बाहर निकल रही है। और ये किसी भी सोर्स में 1 सेकंड में कितनी वेव्स बाहर निकलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। मैं सिंपल ये बात बोलूँगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, उनमें मामूली सा फर्क है। रिकॉर्डिंग चालू है, देख ले पहले। हाँ, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, ऑलमोस्ट डिफरेंट है। अब ऐसे वेव्स जब आपस में क्या होंगे, इंटरफियर करेंगे, तो बोले अब क्या होगा, तो मुझे कुछ इस तरह का फिनोमिना देखने को मिलता है। जस्ट अ मोमेंट। है ना, मुझे जो रिजल्टेंट वेव नजर आती है वो कुछ इस तरह की नजर आएगी।
जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी +2.0 सेंटीमीटर दोनों साइड में, -2.0, मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती, 0 प्रोबेबली यहाँ तो 0 ही हो जाना चाहिए क्योंकि सेम है ना एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत, तो बस 0 ही हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो नहीं 0 नहीं होगी, सॉरी। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों मिलकर एक नई वेव तैयार हुई, तो उसके अंदर देखो यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, और यहाँ आपको दिख रहा है बेटा यहाँ एम्पलीट्यूड कैसा है, कम है। इस पार्ट को आप क्या कहते हैं बेटा, वैक्सिंग, जिसमें एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम रहता है, और इस पार्ट को आप क्या कहते हैं, वैनिंग। एक वैक्सिंग और एक वैनिंग मिलाकर एक बीट होता है, एक वैक्सिंग और एक वैनिंग मिलाकर क्या होता है, एक बीट कहलाता है ना। ये वेव ऐसी थी, अभी थोड़ी देर पहले आपको साउंड सुनाई दिया है ना, वो वेव उसके बाद अगर मान लो कि हम यहाँ देख पाते उन वेव्स को, तो ये वेव्स आपको ऐसी नज़र आती थी, आप तक पहुँची ना, वो पहले ट्यूनिंग फॉर्क पहले हिट किया गया तो एक ऐसी वेव तैयार हुई होगी। अगर मान लो बाद वाला ट्यूनिंग फॉर्क ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है तो उसमें से साउंड वेव्स कुछ ऐसी निकली होगी, दोनों मिक्स करने के बाद जो नई साउंड वेव आई कुछ इस तरह से ही हो, है ना। अब ऐसा है, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें वैक्सिंग एंड वैनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। वैक्सिंग क्या चीज़ होती है ना। द रिजल्टेंट वेव इंडिकेटिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज वैक्सिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सिंग कहते हैं। फिर वैनिंग क्या होगा, इसी का उल्टा, द रिजल्टेंट वेव इंडिकेटिंग मिनिमम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज वैनिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैनिंग। तो बीट एक्चुअल में क्या होता है, बीट में वैक्सिंग क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेव है उसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है उसे वैक्सिंग कहते हैं, जो मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैनिंग कहते हैं। देखो बेटा फटाफट, डेफिनेशन हो चुका है। फिर उसके बाद जो पार्ट आता है पीरियड ऑफ बीट। पीरियड ऑफ बीट, ऑफ कोर्स हमने क्या कहा कि एक वैक्सिंग और एक वैनिंग मिलाकर क्या होता है, एक बीट होता है। तो पीरियड ऑफ बीट क्या होगा, एक वैक्सिंग से दूसरे वैक्सिंग तक पहुंचने का टाइम, है ना। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और द टाइम इंटरवल between two successive vanning is called as period of beat। इसे हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ बीट। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैनिंग। उसका फॉर्मूला होता है 1/, अगर मान लो n1 बड़ा है n2 से, या जैसे कि यहाँ पर n2 बड़ा है तो n2 माइनस n1, डिपेंडिंग कौन ज़्यादा है। जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा थी ना, इसकी फ्रीक्वेंसी n1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी n2 है, ये n2 ज़्यादा था, तो पीरियड ऑफ बीट का फॉर्मूला होता है 1/n2 माइनस n1।
फिर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, द नंबर ऑफ वैक्सिंग और वैनिंग, द नंबर ऑफ वैक्सिंग और वैनिंग पर यूनिट टाइम is called as period of beat, sorry frequency of beat is called as frequency of beat, as frequency of beat। एक सेकंड में कितना वैक्सिंग आया है या एक सेकंड में कितना वैनिंग आया है, अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। एक चीज़ है जो नोट्स में देखा जाए तो सीक्वेंस वो बाद में आता है, मगर मैं आपको पहले बताना पसंद करूँगा ये कहाँ आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आजकल तो काफ़ी डिजिटलाइज सारी चीज़ें हैं, मगर पुराने ज़माने में जब आप कोल माइनिंग किया करते थे लोग, तो जो कोयले की जो खदान होती थी काफ़ी अंदर तक है ना खुदी हुई रहती थी, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल नापने के लिए अलग अलग मेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के ज़माने में तो डिजिटल पूरा हो चुका है, अंदर सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स होने के बाद जैसा सेंसर्स जो होते हैं वो खुद इंडिकेट कर देते हैं कि भैया ये ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, वो रेड सिग्नल बजना चालू हो जाता, सायरन बजना चालू हो जाता कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, है ना। आपने अगर मूवी देखी होंगे, रिसेंट में एक आया था अक्षय कुमार की मूवी मिशन रानीगंज करके आई थी, वो माइनिंग के बारे में बताया गया था कैसे लोग फंस जाते हैं उसके अंदर, माइनिंग के अंदर ऑक्सीजन की कमी लगातार होती रहती है ना, मरने की कगार पे रहते हैं, बट वो लास्ट मोमेंट पे बचा लिए जाते हैं। और एक ट्रू इंसिडेंट पे इवेंट पे बेस्ड थी वो स्टोरी। तो देखो अभी कैसा है, पुराने ज़माने में ये जानने के लिए कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है, बहुत पहले है ना वो क्या करते थे, चिड़िया को कैद करके रखते थे पिंजरे में, चिड़ियाओं को, है ना, और जहाँ जहाँ खोदने जा रहे तो वहाँ उसको साथ में पिंजरे में लेके जाना, जब वो फड़फड़ाना चालू करे, मरना चालू करे, तो वो समझ जाओ कि भैया उसका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो यहाँ पर कम हो चुका है कि नहीं। बाद में क्या हुआ कि भाई ऑफ कोर्स एनिमल लवर्स वैसे भी सही नहीं लगा कि यार ये पता लगाने के लिए कि यहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम है या ज़्यादा किसी बेजुबान जानवर की जान जा रही, तो उसमें कुछ और कई सारे देखे गए मेजर्स कि क्या कर सकते हैं। तो उनमें से एक फ़ायदेमंद साबित हुआ आपका बीट्स का फिनोमेना। अब बीट्स का फिनोमेना कैसे, एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, रफ़ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये हो गया होगा ना आपका, ये ग्राफ सबका हो गया ना। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो एक रफ़ स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं। मान लो कि यहाँ पर एक काफ़ी अंदर गहराई में एक खदान है जहाँ माइनिंग का काम चालू है, अंदर तक आप जा रहे हैं, ठीक है। छोटा सा ओपनिंग रहता है, उसका ज़्यादा नहीं रहता, छोटा सा ओपनिंग यहाँ पर रहेगा। अब ऐसा है कि यहाँ पर एक पंप लगाया जाता है और यहाँ पर भी एक पंप लगाया जाता है, नीचे से भी छोटा सा। ये पंप का काम क्या रहता, अंदर की हवा को खींच के बाहर निकालना, और उसके ऊपर एक पंप रहता जो जस्ट बाहर के एटमॉस्फेयर की हवा को खींच के इधर फेंकता है। गौर से देखिए बेटा, है ना, ये जो पंप, मान लो पंप 1 को P1 और इसको P2 कर देते हैं। पंप 1 क्या कर रहा है, जो एटमॉस्फेयर है उसी की हवा को खींच के बाहर धकेल रहा है। पंप P2 क्या कर रहा है, माइन की हवा को खींच के बाहर कर रहा है, धीरे धीरे, मतलब थोड़ी सी हवा वो करते हैं। अब अगर मान लो ऊपर की जो हवा है वो सिमिलर है एग्जैक्ट नीचे की हवा से, मतलब ऊपर भी ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी अच्छा है, नीचे भी ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है, तो यहाँ से जो गैसेस बाहर निकलेंगी हवा ऑलमोस्ट वो सेम तरह की रहेंगी, उनका नेचर, उनकी फ्रीक्वेंसी, वो सब क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर उसके बाद जब ये आपस में मिक्स होते हैं, क्योंकि उनका नेचर सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहाँ पर वैक्सिंग वैनिंग नहीं होगा। एक जैसा कुकर की सीटी की आवाज़ आती है ना करके, वो लगातार ऐसी आवाज़ आती रहेगी। अब अगर मान लो अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो यहाँ पर से आने वाली हवा का नेचर बदल जाएगा। अब हवा का नेचर बदलेगा तो जाहिर बात है
उसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी। अब फ्रीक्वेंसी बदलने की वजह से अब ये एक अलग फ्रीक्वेंसी की वेव यहाँ से निकल रही है। जब ऊपर वाले ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन से लोडेड फ्रीक्वेंसी है ना ये वेव हवा, और यहाँ से आ रही जो उसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जैसी लो होगी और जब ये आपस में मिक्स होंगी तो वहाँ से बीट्स तैयार हो जाएंगी एकदम, जैसा कम ज़्यादा वैक्सिंग वैनिंग होते रहेगा। जैसे ये बढ़ रहा है, मतलब जैसी वैक्सिंग वैनिंग आ गया, इससे एक समझ में आ गया कि यहाँ पर अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई। और अगर ये बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें जो फ़र्क है वो ज़्यादा बढ़ गया है, बीट फ्रीक्वेंसी है ना। वैसे बता दो अभी से, बीट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो n1 माइनस n2 होता है ना। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n1 माइनस n2। जितना ज़्यादा फ़र्क रहेगा उतना ज़्यादा बीट फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब n1 और n2 में जितना फ़र्क रहेगा उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, बीट फ्रीक्वेंसी रहेगी। यानी एक सेकंड में उतनी ज़्यादा वैक्सिंग वैनिंग होते रहेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर देखते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा बढ़ गई बीट फ्रीक्वेंसी, तो एक सिग्नल आ जाता है भैया यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, जल्दी से माइनर्स को बाहर निकालो, है ना, नहीं तो भाई मर जाएंगे वो लोग। तो इस तरह से आपका ये फ़ायदेमंद साबित होता है, कहा जाएगा आपके माइनिंग सिस्टम में। उसके अलावा भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है ये। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहेंगे कि आपके जो म्यूज़िकल सिस्टम्स होते हैं, ऑर्केस्ट्रा होते हैं, है ना। अब बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा, यहाँ तो इतना चलन नहीं है, यहाँ का ऑर्केस्ट्रा बोले तो अलग ही कुछ रहता है ना। यहाँ पर वो एक बड़े से स्पीकर लगे हुए, एक बेसुरा गाता है यहाँ पर एकदम कुछ भी। यहाँ ऑर्केस्ट्रा में जो जनरल ऑर्केस्ट्रा रहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्राज रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वायलिन प्लेयर्स एक साथ वायलिन बजाते हैं, है ना। जो प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्राज रहते हैं, बहुत सारे वायलिन प्लेयर्स एक साथ वायलिन को बजाते हैं, ट्यून करते, एक ही धुन को एक साथ बजाते हैं, और एक बहुत लाउड म्यूज़िक उससे क्रिएट होती है ना। एक सिंगल आदमी जो बजाएगा उसमें वो बात नहीं आएंगी, कई सारे एक साथ बजाते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट होने से पहले, है ना, सबको एक ही लेवल का ट्यून निकालना ज़रूरी है ना। मान लो कि इसने एक वायलिन घसा तो उसमें से टों करके आवाज़ आ रही, और दूसरे वायलिन से टें करके आवाज़ आ रही, और वो दोनों एक साथ बजाएंगे तो कुछ अलग ही धुन हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम क्या, वो एक उनके, मैं ज़्यादा म्यूज़िक की जानकारी जानता नहीं, बट इतना जानता कि भाई वो लोग क्या करते, कोई एक पर्टिकुलर धुन होती है, वो सब लोग उसको पहले एक साथ बजाते हैं। और अगर उस साउंड में मतलब बीट्स तैयार हो रहे हैं, आवाज़ बढ़ रही कम हो रही, बढ़ रही कम हो रही, मतलब सबकी जो मैच नहीं हुई प्रॉपर वायलिन, तो वो बोलते हैं कि ठीक है इतने डिग्री इसको ओपन करो, इसको वापस कसो, वो तार को कसते वो लोग, है ना, बोलते इतने लेवल तक कसो। फिर वो चलता है प्रोसीजर, जब ये तब तक करते हैं जब तक पूरा बीट फ्रीक्वेंसी 0 पे नहीं आ जाती। एक बार बीट फ्रीक्वेंसी 0 पे आ गई तो फिर उसके बाद फिर बोलते हैं कि हाँ ये रेडी टू यूज़ है। इसके अलावा जैसा कहा जाएगा मिलिट्री पर्पज़ में भी इस्तेमाल होता। अब मिलिट्री पर्पज़ में कैसे आता, सिग्नल्स पिकअप करने के लिए, है ना भैया। जैसे कि अगर ये बताना है, कुछ मैसेज देना है आपको सामने अपने, जैसे कोई स्पाई है, कोई जासूस है ना, मान लो कोई भी जैसा चाइना या पाकिस्तान में अपना कोई जासूस है बैठा हुआ, और वो बताना चाहता है कि यहाँ ना फलाना चीज़ की तैयारी चल रही है, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे हेलो हेलो सुन रहे क्या तुम, ये बंदा यहाँ पर है ना, ये लोग न्यूक्लियर बम बना रहे हैं यहाँ पर, ऐसा खुला कुछ नहीं बोलते वो लोग हमेशा कोड्स में बात करते हैं, पूरा कोड्स में बात करेंगे। अब कोड्स में कैसे बात करेंगे, है ना, कोई भी सिग्नल भेजेंगे, एक सिग्नल आता है उनका, मतलब वो ऐसा टैप करते हैं वो सारे ऐसा, तो मान लो कि उन्होंने एक लगातार एक सिग्नल भेजे जिसमें एक सेकंड में 3 बार वैक्सिंग हुआ, एक सेकंड में 3 बार वैक्सिंग हुआ। जैसे मतलब वो नोट करता हुआ, एक जो रहता मेन, वो होल्ड कर, जो लिसनर रहता जो मेन, उसके अंदर मेरे को याद नहीं एक्चुअली क्या कहते, मगर वो सुनता पूरा लगातार, वो जो अपना जो स्पाई है वो सिग्नल भेजता। मान लो 1 सेकंड में उसने 3 बार वैक्सिंग वाला सिग्नल भेजा, है ना, तो उसका कुछ ना कुछ, ये 3 डॉट्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इतना आसान नहीं करते, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बता देते सीधा, उनके बहुत अलग अलग रहते हैं। मान लो मगर अपनी आसानी के लिए 3 डॉट्स का मतलब ये C नंबर का है अल्फ़ाबेट ABC, है ना। मान लो कि भैया कोई भाई पर्टिकुलर आदमी की हम लोग खोज कर रहे हैं जिसका नाम बाबा है क्या नाम है इसका, बाबा, लेकिन इसका कोड नेम है समझो बाबा करके, ऐसा कोड नेम है। अब वो बताने के लिए उसका कोड नेम बाबा है, तो वो क्या करेंगे, ऐसा लगातार कान लगा के सुनेगा, और 2 बार वैक्सिंग आएंगी पहले, टंग टंग करके सिग्नल 2 बार वो वाइब्रेट करेगा, जैसे अपन करता ना वैक्सिंग, अभी आपने सुने तो। फिर उसके बाद वो एक ही बार करेगा, फिर से 2 बार, फिर से एक ही बार, फिर वो रिकॉर्ड करेगा, अच्छा
है ना। तो भैया ये बाबा का पता चल गया कि वो वहाँ पर आ गया। तो इस तरह से मिलिट्री में स्पाइस जो है इस तरह से सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चीज़ों का पता लगा सके, है ना। और पॉइजनस गैस का तो हो गया। एक है टू डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉग। ये चीज़ कैसे होती है वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस के बारे में बता रहा था मैं, जनरल लाइफ एक्सप्लेनेशन में एप्लीकेशन इसके। अब हमको इसके जाना है मैथमेटिकल इक्वेशंस पर। ये लिखना हो गया सब आपका? लिख लो फटाफट फटाफट लिख लो पहले। इसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस पे जाना है अपने को फिर। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में भी कई लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, है ना, है ना। पहले का आंसर क्या है? बी, है ना। बोले शायद दूसरे का आंसर क्या है? सी। अरे बोले 10वें का आंसर क्या है? एक जगह हुआ था एक्चुअली, जब एक जगह मैं एग्ज़ाम देने गया पीजी का, जो सेंटर था मेरा, तो वहाँ पर एक सर कर रहे थे चौक से, है ना। वो बाद में एक ने बताया कि वो आंसर्स बता रहे थे करके। चलता है ये जो भी नीट का चल रहा कारण हो रहा, ये तो बहुत कुछ हुआ इसके अंदर। तो कुछ कुछ सेंटर्स पे तो ऐसा भी हुआ, जैसे आप ही के मतलब पेरेंट्स ने बताए थे कि एक रात पहले बोलते वहाँ पर जाके बैठ गए, है ना। ऐसे कुछ होते रहते हैं इंसिडेंट, कई सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं वहाँ पर। मतलब ये भी होता कि आप मतलब जानबूझ के, जैसे एक प्राइवेट ट्यूटर है अगर कोई, जैसे मैं हूँ, अब मैं फिजिक्स का रखता हूँ, मेरे को कोई लाखों रुपए दे, अगर 10 लाख रुपए देते, है ना, हाँ 10 लाख रुपए ऐसे ही चलते, तुम वो एग्जामिनेशन सेंटर पे ड्यूटी ले लो, हम बताएंगे नहीं कि तुम एक प्राइवेट ट्यूटर हो फिजिक्स के, तुम्हें बच्चों का पेपर सॉल्व कर देना, है ना। अब जैसे मान लो कि भाई ये 3-4 लोग हैं मेरे को जिन्होंने पैसे दिए मिलकर, है ना। अब उनको मेरे को बताने का है भैया कि इसका आंसर ऐसा रहता, है ना, ये ऐसा कुछ बताएगा यूं, ऐसा चलता सिग्नल। तो ये बहुत लोग क्या से क्या दिमाग इस्तेमाल करते हैं चीटिंग फीटिंग करने में। क्या हुआ? क्या चीज़? क्या हो गया? तो कंप्यूटर बेस्ड, अच्छा सीबी बोले आपने, अच्छा कंप्यूटर बेस्ड हो, उससे क्या होगा? अच्छा एग्ज़ाम अच्छा होने के लिए सबसे पहले पढ़ाई अच्छी होना ज़रूरी है। अभी वो बात की बात, वो ऑफलाइन है ऑनलाइन है, वो बहुत बात की बात। पता चला ऑनलाइन हो तो गया एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड, पढ़ाई कुछ भी नहीं है। हाँ वो बात तो है, नकल को अकल होना, है ना। एक हुआ भाई बालापुर में, मेरे नया नज़ारा था ग्रेजुएशन, मतलब वहाँ पर मैं गए, मुझको जैसे बोलते हैं पर्यटक आते हैं भाई कुछ चीज़ देखने के लिए, मेरे को बोला गया कि तो एग्ज़ाम देखने जाओ, बोले बड़ा मज़ा आता, बोले बोर्ड एग्ज़ाम 10th का, है ना। अब 10th का एग्ज़ाम देखने गया तो भैया वहाँ अरे बाप, खिड़कियों पे इतने सारे लोग क्या क्या लगा के, सीढ़ियाँ लगा कर, ये लगा कर, पूरा ऐसा गाइड लेकर वो लेकर बैठे हुए, कुछ का कुछ सब प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसमें मैथ्स के का आया भाई, क्वेश्चन आया, उर्दू का था वो कि साबित करिए कि इसकी कीमत 4 रुपये है, साबित करिए उसकी कीमत कुछ 4 रुपये, ऐसा कुछ था। तो उसका बड़ा भाई इंटेलिजेंट, वो उसको नीचे बोलता एक काम कर वहाँ लिख दे इसकी कीमत 4 रुपये है, बोले। अबे मैं बोला ये क्या कर रहा। अब मैं उसको बोल रहा भैया ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता, वो मैंने बोला आपको प्रूफ करके बताना है, वो बिल्कुल समझता, है ना, ऐसा बोलिए उससे। देखो फिर थोड़ा पता नहीं क्या सूझा उसको ऐसा, मैं तो बोले इसके मार्क्स मिलते नहीं कि ऐसा लिखने के, बोला नहीं मिलते। मैंने बोला अगर कम से कम, हाँ अगर क्वेश्चन गलत रहा तो मैंने बोला फिर उसके मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसा कम से कम क्वेश्चन नंबर डाले तो
सोचा उसने, बोला लिख दे बोले क्वेश्चन गलत है बोले। बोले मैंने बोला भैया क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है वो। तो बोले फिर कैसा? मतलब फिर आउट ऑफ सिलेबस होना पड़ता बोले क्वेश्चन। तो बोले लिख दे बोले आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है। मैं बोला इतना डेंजर लोग। अरे बहुत है यार। मुझे मालूम उसी वक्त जब पहली बार देखने गया था इंग्लिश का पेपर, तो इंग्लिश का पेपर देखने गया मैं, ऐसी तक हंसरा बस देख के बोला अरे क्या चल रहा सीन ये करके। अब वो पूरे टीचर्स पहचान गए थे वहाँ के। उन्होंने बोला अरे अंदर अंदर, मेरे को लगा अंदर से देखने के लिए बुला रहे। मैं चले गया अंदर, उसने लॉक लगा दिया, जो चौकीदार रहता वो जनाब लेके गए, और जनाब उनका एक बेटा अपने आप पढ़ रहा अभी, जिन्होंने मेरे को लेके गए अंदर। और फिर उसके बाद उसको लेके गया, उनकी छोटी बहन थी, यानी ये बैच में नहीं है, फिर बाद में उसको जब लेके गए अंदर, मेरे को लेके गए अंदर, और फिर बोले देखा मैंने अंदर 5 रोज थे ऐसे बने है ना, गर्ल्स का रूम था, 5 रोज थे, नीचे जो बीच के 3 रोज थे वो पूरे खाली, और जो उधर के रो में है ना एक बेंच पे 3-3 लोग बैठे हुए, इधर भी एक बेंच पे 3-3 लोग बैठे। चालू को लिखना, फिर भी कुछ नहीं आता लिखना, फिर उसके बाद वो पेपर लाके दे दिए मेरे को, ये ले सॉल्व करे इंग्लिश का पेपर। अब उनको मालूम बीइंग अ कार्बोनेट इंग्लिश में अच्छा है अपन, तो उसने बोले पेपर सॉल्व कर। अब मैं बोला ये क्या, मेरे को कैसा, अपन ने सुने हुए थे उस टाइम मूवीज़ में भी देखे थे कि अगर पकड़े गए चीटिंग करते वक्त तो जेल हो जाती, 3 साल के लिए रेस्ट्रिकेट हो जाते, आपका एजुकेशन स्पॉइल हो जाता। अब दिमाग में ये सब चल रहा मेरे। मैंने बोला मैं नहीं लिखता, मैं भागा वहाँ से। भागा तो वो चौकीदार ने गेट लगा दिया हुआ था, लॉक लगा दिया। वो लिटरली वो पिक्चर में था, खोलो दरवाज़ा, तो बिल्कुल वैसी दरवाज़ा खोलो। मैं बोला, वो बोले नहीं, चौकीदार बोलते पहले तुम जाके पेपर लिखो फिर दरवाज़ा खोलेंगे, तो जाने नहीं दिए। फिर गया मैं वहाँ पे, मेरी फुल फटी पड़ी है ना। अब मैं क्या कर रहा, फटाफट वो टीचर्स को बता रहा, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक, वो पैराफ्रेज आता है ना अपने, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक, इसका ऐसा इसका, और यूँ बोले मेरे को समझ में नहीं आ, लिख कर दे बोले। तो भाई एक का पेपर दिया मुझको, उसका पेपर मैंने लिखा बाकायदा ऐसा। वो 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में मैंने ख़त्म किया, क्योंकि मेरे फुल डरा हुआ था मैं कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है ना। नहीं रे इतना नहीं करते। फिर उसके बाद पूरा लिखा और जल्दी से भागा वहाँ से मैं। फिर बाद में पता चला कि वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे सेंटर में, और पूरे उसके लेवल लिखे गए वहाँ पे। और फिर चलो बहुत पुरानी बात थी। और फिर यहाँ तक के हुआ, मैं देखा सीन देखा एक कि टीचर आई वहाँ पर, जब पेपर लिख रहा मैं, बेटा सब अच्छा है ना, आपको और कुछ होना क्या, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बोल, मेरे को नहीं है बच्चों को बोल रही हो, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बोलिए। मैं बोला बाप रे, मतलब वो बोलते एक होता निवाला होटो तो लाके देना, चबा, अरे वो बम्बू से ठूस के दे रहे हो। बोला भाई ये क्या आइटम है। मतलब ये इस हद तक चलता, फिर भी नालायक लोग, फिर भी मतलब उनके फेल होते, फिर भी फेल होते उसके अंदर जो। ताज्जुब होता यार। वहाँ का एक पर्टिकुलर टीचर आया, एक दिन पूछा, वो एक पर्टिकुलर टीचर 10th का क्लास टीचर, वो मेरे से आगे क्या पूछता, वो स्कॉलरशिप की क्लासेस ले रहा था, उस वक्त 10th का क्लास टीचर। बोले मंसूर इधर आ, बोले यार ये 4 नाम लिखे हुए हैं, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। बोले यहाँ क्वेश्चन में है लिखा हुआ ऑड मैन आउट, पता लगा। बोले आदमी का नाम तो है ही नहीं, बोले वहाँ पर ऑड मैन आउट क्या होगा, बोले आदमी का नाम तो है ही नहीं, बोले है ना। अब उसको ये नहीं मालूम ऑड मैन आउट का मतलब क्या। वो 10th का क्लास टीचर स्कॉलरशिप की क्लासेस ले रहा हो, NTSC MTSC होता है ना, तो वो भैया मैं ये पूछ रहा कि ऑड मैन आउट, बोले कौन सा आदमी, यहाँ तो कोई आदमी है नहीं। ये एजुकेशन सिस्टम का हाल है भैया। चलो चलो इधर ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ बीट वेव, इधर ध्यान दो बेटा, इक्वेशन ऑफ बीट वेव। अब हम लोग यहाँ पर 2 वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी में मामूली सा फर्क रहेगा।
बाकी सारी डेटा सेम रहेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में मामूली सा फ़र्क रहेगा। और तुमको मालूम है एक फॉर्मूला है v इक्वल्स टू एन लैम्बडा, है ना। अब अगर मैं बोलूँगा, आपको याद होगा जब आपने डेफिनेशन लिखे थे आपके बीट्स की, तो उसमें सेम स्पीड लिखा हुआ था, है ना। दोनों वेव्स की स्पीड कैसी रहती, सेम। अब ऐसा है कि v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, v जो है वो कांस्टेंट है, मगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा, ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा। ये v कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा, तो इसको चेंज होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कांस्टेंट नहीं रह सकता, है ना। मान लो इसकी वैल्यू v की वैल्यू 12 है, तो अगर मान लो इसकी वैल्यू 3 है तो इसको 4 होना पड़ेगा। मान लो इसकी वैल्यू चेंज होकर 6 हो गई, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, 2, है ना। अपने आप इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ताकि लगातार आंसर क्या आ सके, 12 आ सके। तो बात यही है कहने की बेटा यहाँ पे कि देखो, जब आप देखते हैं दो वेव्स की आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होगा। मेरे पास एक इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स बाय लैम्बडा। याद है आपको ये इक्वेशन, है ना। अपन ने जब स्टार्टिंग में वेव की इक्वेशन लिखे थे तो बताया था ये भी एक इक्वेशन बनती है। 1 अपॉन कैपिटल T यानी टाइम पीरियड, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैं इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, है ना, ये वाली इक्वेशन का। तो चलो भाई, आप दो वेव्स को इमेजिन करो जिनकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी में मामूली सा फर्क है। y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n1 इंटू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा 1। दूसरी वेव y2 इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n2 इंटू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा 2। ये दूसरी वेव है। दोनों को आपस में आपने मिलाया, किया आपने y1 प्लस y2। फिर आगे क्या होगा, इसको ऐड करेंगे, a साइन 2 पाई n1 इंटू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा 1 प्लस a साइन 2 पाई n2 इंटू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा 2। इसमें से a चीज़ को कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा बेटा, साइन ऑफ 2 पाई n1 इंटू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा 1 प्लस 2 साइन ऑफ 2 पाई n2 इंटू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा 2। ठीक है। अब यहाँ पर मैं साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला डालूंगा, नहीं अभी x को 0 डालेंगे। फॉर सिंप्लिसिटी, चीज़ों को आसान बनाने के लिए, x बोले तो कोई भी पोजीशन हो सकती है ना। ये वो पोजीशन है जहाँ पर वो वेव आकर आपस में मिले हैं, तो वो कोई भी पोजीशन हो सकती। आसान बनाने के लिए x की वैल्यू को 0 डाल दो, x की वैल्यू को क्या करो, 0 डाल दो, कि हमको ये मान के चलेंगे वो दोनों वेव्स ओरिजिन पे आके मिले हैं। तो अब ये इक्वेशन कैसी बनेगी, y इक्वल्स टू a कॉमन में साइन ऑफ 2 पाई n1 इंटू टी प्लस साइन ऑफ 2 पाई n2 इंटू टी। अब मैं यहाँ लगाऊंगा साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। अब लगाओ वो फॉर्मूला, देखो क्या आता है फिर। चलिए, ये हमारे लिए c हुआ, ये हमारे लिए d हुआ। तो देखो y इक्वल्स टू, ये 2 जैसे के वैसे ही, ये a साइन ऑफ c प्लस डी, c प्लस डी करेंगे यानी कि 2 पाई n1 इंटू टी प्लस 2 पाई n2 इंटू टी, है ना। अब 2 पाई n1 इंटू टी, 2 पाई n2 इंटू टी, उसमें से 2 पाई और t को कॉमन निकालो, तो आप लिख सकते हैं 2 पाई n1 प्लस n2 इंटू टी, और फिर इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी यानी 2 पाई
n1 माइनस n2 इंटू टी। ये समझ में आया कि भैया क्या हुआ? तो साइन सी प्लस साइन डी, तो उसका फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन कॉस सी माइनस डी बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। अब ऐसा है कि बेटा देखो c प्लस डी यानी 2 पाई n1 इंटू टी प्लस 2 पाई n2 इंटू टी, इसमें 2 पाई और t कैसा है बेटा? कॉमन है, तो वो 2 पाई और t कॉमन निकल गया। इकलौता कौन बच गया? n1 प्लस n2 और ये वाला 2। इसी तरह c माइनस डी 2 पाई n1 इंटू टी माइनस 2 पाई n2 इंटू टी, 2 पाई और t को कॉमन निकाले n1 माइनस n2 और ये वाला 2। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बनी। फिर उसके बाद हाँ, अब ये जो पार्ट है आपका, इसमें ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए साइन ऑफ 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी। रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, जस्ट अ मोमेंट, मैं गलत जा रहा हूँ शायद से। n1 माइनस, हाँ n माइनस वाला होता ना, वही तो बोल, माइनस वाला होगा, सॉरी, क्योंकि ये तो एवरेज आता फ्रीक्वेंसी का। रुको, तो फिर एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ। ये n1 माइनस n2 वाला पहले, कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, फिर ये बाद में आएगा साइन ऑफ 2 पाई n1 प्लस n2 इंटू टी अपॉन 2, है कि नहीं? फिर उसके बाद ये जो पार्ट आएगा, ये इतना पार्ट, इसको आप बोलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो फिर मैं कहूँगा देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, और वो जो आपका n1 प्लस n2 है डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी। देखो इधर, वो दो वेव्स आपस में मिक्स हुए थे ना। अगर मान लो एक वेव की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ है, कितनी? 10 हर्ट्ज़। दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज़ है, कितनी? 8 हर्ट्ज़। एक की 10 है, एक की 8 है। ये आपस में मिक्स होती है वेव्स। ये जब वेव्स आपस में मिक्स हो जाएगी तो एक नई वेव तैयार हो जाएगी। मिक्स होने के बाद एक नई वेव तैयार होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बीट। तो उस बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उस बीट, मैं वैक्सिंग और वैनिंग की नहीं पूछ रहा मैं, है ना, बीट भी नहीं। देखो कैसा, ये याद है आपको? ये वेव्स ऐसा बने थे जिसके एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो रहे थे। ये वेव ऐसा बने थे, याद है आपको? है ना? तो देखो, ये वैक्सिंग, ये वैनिंग और ये वैक्सिंग, एक सेकंड में कितनी बार वैक्सिंग आता, उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। मगर ये वाली वेव है जो रिजल्टेंट वेव तैयार हुई, है ना, ये रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हम इसकी फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं। ये वो वेव जिसकी एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है, उसका एक सेकंड में कितना वेव बाहर निकलता है, इसकी बात कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला आता है ये n1 प्लस n2 अपॉन 2। मान लो कि जो पहली वाली वेव थी, है ना, उसका फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ था। दूसरी वाली वेव थी, उसका फ्रीक्वेंसी मान लो कि 8 हर्ट्ज़ था। तो अब ये वाली वेव का क्या फ्रीक्वेंसी रहेगा? तो 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 8 क्या होगा? 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9 हर्ट्ज़, है ना। ये क्या रहेगा? 9 हर्ट्ज़। मैं अगेन बोल रहा, ये बीट की फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो वेव जिसने बीट पैदा की, उस वेव की फ्रीक्वेंसी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अंदर वाली वेव की। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब ये बाहर का रहता है कि एक सेकंड में कितनी बार वैक्सिंग आया, है ना, एक सेकंड में कितनी बार वैनिंग आया। ये जो बात चल रही है, अंदर की वेव की बात चल रही है, रिजल्टेंट वेव की। हाँ चल, फिर से देखो, यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो, ये इक्वेशन थी आपके पास, दो इक्वेशंस है, पूरा आइडेंटिकल है, एम्पलीट्यूड सेम है, फेज सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या हो रहा, यहाँ के n और लैम्बडा में फ़र्क है। इन दोनों को ऐड करें। हाँ, कर दिया ऐड। इसमें से एम्पलीट्यूड कॉमन निकालें, 2 पाई n1 इंटू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा 1, 2 पाई n2 इंटू टी, साइन 2 पाई n2 इंटू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा 2। हमारे कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए x की वैल्यू हमने क्या डाल दी है? 0 डाल दी।
तो x की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ से गई, तो ये इक्वेशन रेड्यूस होकर ऐसी बनेगी 2 पाई n1 इंटू टी प्लस साइन ऑफ 2 पाई n2 इंटू टी। अब यहाँ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगेगा, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो 2 और ये a जो पहले से मल्टीप्लीकेशन में था ट्वाइस a साइन c प्लस डी बाई 2, इन दोनों को ऐड करो 2 पाई n1 इंटू टी प्लस 2 पाई n2 इंटू टी, है ना, ऐड करो, उसमें से 2 पाई और t कॉमन निकल जाएगा और ये वाला 2 आ गया। इसी तरह माइनस भी करना है, 2 पाई n1 इंटू टी माइनस 2 पाई n2 इंटू टी, 2 पाई और t बाहर निकला, n1 माइनस n2 रह जाएगा और ये नीचे वाला 2 जैसे कि वैसी। अब ऐसा है कि जिस वेव का, है ना, जिसमें जो कॉस वाला टर्म है, जिसमें n1 माइनस n2 अपॉन 2 आता है, इसको लिखो पहले, है ना, n1 माइनस n2 अपॉन 2 आता है, ये वाला लिखो पहले इसके साथ, और ये वाला जो टर्म है इसको बाद में लिखो। तो देखो इसमें क्या है कि ये जो इतना पार्ट है पूरा का पूरा, इसको हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये वाला जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब जो नई वाली इक्वेशन तैयार होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू आर साइन 2 पाई कैपिटल N इंटू टी। ये हमारे पास बीट की, आपकी कहा जाएगा रिजल्टेंट बीट की इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ना है हमको, पहले लिख लो फिर आगे बताता हूँ मैं। कंडीशन फॉर वैक्सिंग एंड वैनिंग लिखना है हमको, पहले ये लिख लो आप। कौन सा वाला बेटा, a साइन 2 पाई था, वो नहीं आता वहाँ पर, 2 नहीं है वहाँ पे, a हट गया तो। बोर्ड एग्जाम में आता है ये डेरिवेशन पूरा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी लेके बता रहे थे, तो मैंने बताया था बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, n1 माइनस n2, है ना। अब इस फॉर्मूले, यही बात को हमको प्रूव भी करना है, जो कि प्रूव होता है विद द हेल्प ऑफ कंडीशन ऑफ वैक्सिंग। आज अच्छे से जाके देखना, इसी प्रैक्टिस करना, 4-5 बार लिख कर देखना है पूरा, आज के आज हो जाना चाहिए। हार्डली 10-1 मिनट लगेंगे उसको, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में तुम्हारा एकदम स्ट्रांग हो जाता फिर ये, है ना। नोट्स में देखना कि कैसे लिखा हुआ है थ्योरी के साथ। इधर का हो गया पार्ट। चलिए अब हमको देखना है कंडीशन फॉर वैक्सिंग। कंडीशन फॉर वैक्सिंग, देखो जैसे कि हमने कहा कि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना। आर एट वैक्सिंग जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है प्लस माइनस ट्वाइस है। बोलिए कैसा, वो ग्राफ बनाया था वो देखो एक बार, ग्राफ बनाया था उसको एक बार देखो। पहला वाला वेव जो जा रहा था उसकी एम्पलीट्यूड +1 सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर थी, है ना। दूसरा वाला वेव जो जा रहा था सिर्फ मामूली सा फ्रीक्वेंसी अलग था, मगर इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू +1 -1 सेंटीमीटर थी। अब तीसरे वाले वेव को गौर से देखो,
जिसको आपने इस तरह से बनाया था, ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है देखो क्या लिखी थी, +2 और -2 सेंटीमीटर। मतलब अगर इस वेव का एम्पलीट्यूड +1 है, इसका भी +1 है, तो वैक्सिंग कितने पे आता है? +2 सेंटीमीटर पे आता है। मतलब डबल हो जाता है आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये इन दोनों के एम्पलीट्यूड का, है कि नहीं? और मिनिमम लेवल क्या हो सकती है? 0 हो जाएगा मिनिमम पे। तो देखो अभी ऐसा है, हमको एक बात मालूम है कि वैक्सिंग में एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा +- ऑफ ट्वाइस ए इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड होगा। मगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो क्या है भैया? ट्वाइस ए cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू +- ट्वाइस ए। और जैसा कंडीशन ऑफ एंटी नोड एंड नोड पढ़े थे ना आपने, बस वैसे ही कुछ है यहाँ पर भी। हमने कहा कि देखो वैक्सिंग में आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड +- ट्वाइस ए के बराबर, मगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये है +- ट्वाइस ए। फिर मैं लिख सकता हूँ, ये कब पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू +- ट्वाइस ए आए? जब cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इसकी वैल्यू +- 1 आती हो, है कि नहीं? मान लो तुमने इस पूरे cos ऑफ 2 पाई ये सब की वैल्यू +1 डाले, तो आंसर क्या आएगा? +2 ए। इस पूरे इसकी वैल्यू -1 डाले तो -2 ए। तो ये +- ए तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू क्या आती हो? +- 1 आती हो। अब ये कब पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू +- 1 आए? जब ये देखो ये वाला पार्ट जो मैं आपको ब्लू में बता रहा हूँ, ये असल में क्या है? तो ये पूरा का पूरा पार्ट असल में है थीटा, यानी कि एंगल। कॉस के साथ जो भी मटेरियल लिखा रहता है सब कुछ, वो क्या होता है? एंगल। जब cos ऑफ 0 की वैल्यू, मतलब ये थीटा की वैल्यू 0 हो तब आंसर क्या रहता? +1। थीटा की वैल्यू जब पाई हो तब आंसर क्या रहता? -1। तो इसी तरह से मैं यहाँ लिखूँगा, जब 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इसकी वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से आते रहेगी। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी फिर? +1 -1 +1 -1 ऐसा चलते रहेगा। 0 पे +1, पाई पे -1, 2 पाई पे +1, 3 पाई पे -1, 4 पाई पे +1, 5 पाई पे -1, इस तरह से चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, फिर अब मेरे मन में सवाल आया कि ऐसा कब होगा कि ये एंगल की वैल्यू 0, 2 पाई ये सब आएगी? तो मैं बोलूँगा देखो, जब t की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 रहेगा तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है कि नहीं? और अगला जो मैं कहूँगा, जब t की वैल्यू आपकी रहेगी 1/n1 माइनस n2, डाल के देखो 1/n1 माइनस n2, पाई बचता क्या? t की जगह लिखो 1/n1 माइनस n2, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ n1 माइनस n2 अपॉन 2, t की जगह मैं क्या डाल के रख रहा हूँ? 1/n1 माइनस n2 डाल के रख रहा हूँ। तो 2 कटा, 2 कटा, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 कटा, बचेगा सिर्फ अकेला क्या? पाई, वही बचा यहाँ पे है। फिर उसके बाद अगली बात, जब t की वैल्यू आप क्या डालोगे? 2/n1 माइनस n2। तो अगली बार जब मैं t की वैल्यू 2/n1 माइनस n2 डालूंगा तो आंसर 2 पाई आएगा। बोले कैसे पाने? ये देखो डाल के, ये 2 कटा, ये 2 कटा, n1 माइनस n2, ये n1 माइनस n2 कट गया, ये 2 बचा और ये पाई बचा। देखो 2 पाई आया कि नहीं आया? अगली बार जब t की वैल्यू 3/n1 माइनस n2 डालोगे, 3/n1 माइनस n2 डालोगे, तब आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 पाई। वैसे ही अगली बार जब आप t की वैल्यू 4/n1 माइनस n2 डालोगे, 4/n1 माइनस n2, ये कटा, ये कटा, ये कटा, आंसर क्या आ गया? 4 पाई। तो किस टाइम में आएगा? तो पहला वैक्सिंग आपको कब मिलेगा? t इक्वल्स टू 0 पे। दूसरा 1/n1 माइनस n2 वैक्सिंग, हाँ, पहला वैक्सिंग, दूसरा वैक्सिंग, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। अच्छा ठीक है, तुमको नहीं लगता कि ये पहला वैक्सिंग और ये दूसरा, तो ये अगर ये टाइम में से ये टाइम को माइनस किया जाए तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड बिटवीन टू वैक्सिंग, टाइम बिटवीन टू वैक्सिंग। बात समझ रहे हैं आप?
पहला वैक्सिंग ये है, दूसरा ये है, तीसरा, कोई भी दो एडजेसेंट वैक्सिंग को के टाइम को आपस में माइनस करो, है ना। जैसे कि ये वाले वैक्सिंग के टाइम को मैं ये वाले वैक्सिंग के टाइम से माइनस कर रहा हूँ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाले वैक्सिंग के टाइम से ये वाले वैक्सिंग के टाइम को क्या करो, माइनस करो। चलो इनको माइनस करके देखते हैं। तो मैं बोलूँगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन N1 माइनस N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस N2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन N1 माइनस N2। ये टाइम डिफरेंस है किसके बीच में का, दो सक्सेसिव वैक्सिंग, एक के बाद एक आने वाले वैक्सिंग के बीच में का टाइम डिफरेंस है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ बीट बोलते हैं। देखो पीरियड ऑफ बीट का देखो, द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग, वही था कि डेफिनेशन। तो मतलब भैया ये तो असल में किसका फॉर्मूला हो गया, पीरियड ऑफ बीट का। देखो पीरियड ऑफ बीट का फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। अब इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट n अपॉन N1 माइनस N2, है ना। उसी का रेसिप्रोकल लिए तो क्या बन गया बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। देखो कंडीशन ऑफ वैक्सिंग की मदद से आपने प्रूफ किए बात को कि पीरियड ऑफ बीट का फॉर्मूला ये ऐसा आता है। सिमिलर आपको लिखना है कंडीशन ऑफ वैनिंग के जरिए। ये हो गया, लिख लो फटाफट जिसका नहीं हुआ। आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ, चलो कंडीशन ऑफ वैनिंग का आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ। वहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 लेना है, चलो करो कोशिश। उधर का हो गया, कंडीशन फॉर वैनिंग लो, सेम फिर से प्रूफ करके दिखाओ। एट वैनिंग एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है और वो 0 के करीब होता है। चलिए करिए ये वैल्यू, सेम फिनोमिना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला डालो, उसे 0 से इक्वेट करो। हुआ, चलिए मिनिमम एम्पलीट्यूड ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई N1 माइनस N2 अपॉन 2 इंटू टी, ये 0 रहेगा। ये 0 के करीब कब हो सकता है, जब ये पूरे टर्म की वैल्यू 0 के पास हो। कॉस ऑफ 2 पाई N1 माइनस N2 अपॉन 2 इंटू टी, जब इसकी वैल्यू 0 रहेगी तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये 0 कब होगा, जब 2 पाई N1 माइनस N2 अपॉन 2 इंटू टी, ये कितना होगा, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तब होगा ऐसा।
ये कब पॉसिबल है कि ये इस तरह से लिखा जा सके? जब t की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा आपको, है ना? जैसा अगर मैं t की जगह 1/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2 डाल दूँ, है ना, 1/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2, ये डालूँ मैं, तो आपको मिल जाएगा π/2। देखो ट्राई करके, है ना, यहाँ पर अपन ने ले लिया था ना ये वैल्यू से, ये t आया था यहाँ पे। अब t की वैल्यू डालो 1/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2, ये n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 कटा, ये 2 और ये 2 कटा, बचा क्या, π/2, है ना। अब t की वैल्यू 3 क्या डाल के देखोगे आप, 3/2 n1 माइनस n2, तो 3/2 n1 माइनस n2 डालोगे तो क्या बचेगा, 3π/2, है ना। 5/2 n1 माइनस n2 डाल के देखोगे तो क्या बचेगा, 5π/2। तो मतलब ये ऐसा लिखा जाएगा टाइमिंग 3/2 n1 माइनस n2, 5/2 n1 माइनस n2 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते देखो ये भैया ये टाइमिंग है पहले वैनिंग का, ये है दूसरे वैनिंग का, और ये है तीसरे वैनिंग का। अच्छा, दो वैनिंग के बीच में का टाइम ये क्या आएगा, 3/2 n1 माइनस n2 इज माइनस 1/2 n1 माइनस n2। ये क्या है बेटा, दो वैनिंग के बीच में का टाइम है। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/n1 माइनस n2। मगर दो वैनिंग के बीच में के टाइम को आप क्या बोलते हैं बेटा, पीरियड ऑफ बीट, है ना। तो यानी कैपिटल T इज इक्वल्स टू 1/n1 माइनस n2। ये हो गया पहला फॉर्मूला प्रूफ। तो मैं यहाँ लिख सकता n इक्वल्स टू 1/T, देखो n इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2। ये देखो बीट फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर प्रूफ हो गया, है ना। कंडीशन फॉर वैक्सिंग, कंडीशन फॉर वैनिंग एंड बीट फ्रीक्वेंसी प्रूफ हुआ है। आया समझे, लिख लो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ।